हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? देखिए, रिपब्लिक शब्द का मतलब है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट जो होना चाहिए वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ गया? इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश का एक आइन होता है। किसी भी देश का एक नक्श एक एक वो देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, हमारे इंडिया में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी को इसे इन्फोर्स किया गया था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब पहली बार अडॉप्ट किया गया और उसे इन्फोर्स किया गया, उस समय में उसमें 8 शेड्यूल्स जो कि बाद में 12 शेड्यूल हो गए और 395 आर्टिकल्स उस समय हुआ करते थे। 1,45,000 वर्ड्स थे। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसीलिए संसार का बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है ये। ठीक है। अब कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे अपने मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन आ सके। ये आपको कुछ ये पीपल को एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है उसे कुछ पावर देता है। विद इन दैट स्पेसिफिक लिमिट गवर्नमेंट एंड पीपल हैज टू फंक्शन। इसके अलावा ये आपको जो है जो जो पीपल की जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल कैसे करना है ये बताता है और एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने की परिकल्पना रखता है हमारे पास। तो बेसिकली ये एक ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करता है जिससे हमारे कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं, हमारे सिटीजन्स को कौन से फंडामेंटल राइट मिलेंगे, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताता है। ठीक है। चलिए, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि हमने उसे कह दिया कि भाई कभी अमेंडमेंट होगा ही नहीं, तो फिर तो वो एक डेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ लाइव तब होता है जब वो समय के साथ अपने आप को बदले। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन डाला गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरीके से होता है उसके लिए एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 368 के तहत हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन आप बदल कर उसे इतना बदल मत दीजिए कि वो पूरा का पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूपरेखा है वही बदल जाए। इसके लिए केशवानंद भारती केस के तहत ऐसा कहा गया कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, आप उसके जो मूल रूप जो ढांचा है उसे नहीं बदल सकते। हाँ, उसे एक लाइवली डॉक्यूमेंट बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, पर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसका पूरा का पूरा उसकी रूपरेखा ही बदल जाए। ठीक है। आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। उसमें दो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात की गई। समझ में आया? दोनों अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट है इसमें केवल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एट द सेम टाइम 50% ऑफ द टोटल स्पैम। दोनों में जो भी ज्यादा होगा उससे आप जो है वोटिंग क्वांटिटी वोटिंग क्वांटम ऑफ नंबर्स बोलोगे कि इतने नंबर मिलने चाहिए ताकि ये बिल पास हो सके। दूसरा ही जो पहला अमेंडमेंट तो मैंने बात कर लिया, दूसरा अमेंडमेंट है कि अगर कोई फेडरल फीचर जैसा कोई प्रोविजन है जिसमें फेडरलिज्म की बात आ रही है या उस पर कोई इम्पैक्ट आ जाएगा उसके अमेंडमेंट से, उस केस में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है सेम एज बिफोर। लेकिन उसमें 50% ऑफ द स्टेट्स जो है उसका रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। इसके अलावा एक तीसरा प्रोविजन और है, इसमें होता है कि सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट को नॉट डीम टू बी अमेंडेड माना जाता है अंडर ये आर्टिकल 360 है। समझ में आ गया आपको? तो तीन तरह से अमेंडमेंट होता है। तो ये दो तरीके का अमेंडमेंट बहुत रिजिड है। समझ में आ गया आपको? बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है। ये जो तीसरा अमेंडमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है, एक लॉ की तरह आप उसे अमेंडमेंट चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरह का अमेंडमेंट है। ठीक है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ प्रोविजन होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। ऐसे अमेंडमेंट के प्रोविजंस रिजिड प्रोविजंस कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, उसके लिए हम कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल तरीके से आप अमेंड कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी किसे चाहिए होता है? मान लीजिए मुझे फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से काम चल जाए। लेकिन मुझे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करना है, सेवन शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट लाना है, तो उसके लिए मुझे सिंपल मेजोरिटी एट द सेम टाइम 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये बात ध्यान रखिए। एट द सेम टाइम सिंपल मेजोरिटी से किन प्रोविजंस का अमेंडमेंट होता है? सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस है जैसे लैंग्वेज है,
लैंग्वेज के प्रोविजंस अगर आपको अमेंड करने हैं, अगर आपको 5th और 6th शेड्यूल को अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत चाहिए होती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अमेंडमेंट के प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। चलिए अब हम कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट माना जाता है। उसका रीजन है दो तीन प्रोविजंस के। देखिए, सबसे पहले जो इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी, उसमें कहा गया था कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है, उनके लिए स्टेट चाहे तो वो एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत। अब देखिए, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल कहेंगे ये तो बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, आपने बैकवर्ड लोगों के लिए कुछ सोचा। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल कहेंगे ये तो गलत बात है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है किसी बैकवर्ड पीपल के लिए जिनका हिस्टोरिकल लिगेसी रही है उन पे डिस्क्रिमिनेशन का, समझ में आ रहा है? उसके लिए हम एक स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। एट द सेम टाइम 9th शेड्यूल को भी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। कई बार 9th शेड्यूल को गार्बेज बैग भी कहा जाता है, जिसके तहत हम लोग कई बार लॉज बनाकर और इसमें डंप कर देते हैं। ऐसे लॉज जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं वो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल परव्यू के बाहर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये गार्बेज बैग है, अगर आप इसमें कुछ भी डाल देंगे तो वो जुडिशरी उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। आप कल की डेट में कुछ भी अमेंडमेंट कर दीजिए, कुछ भी चेंज ला दीजिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, कोई भी लॉ बना दीजिए उसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए। ये चीज़ सही नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 31A और 31B भी जोड़ा गया। ठीक। अब एक तीसरा जो बहुत कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसमें 3 क्लॉजेस जोड़े गए, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू द वायलेंस। आप सॉरी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो आप इसमें क्या हुआ कि ये 3 के प्रोविजन, इन 3 के बेसिस पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। अब ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लाया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शन जो है ये कंट्रोवर्शियल माना जाता है। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रोविजन से जो फर्स्ट अमेंडमेंट में कंट्रोवर्शियल थे। फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल था। इसमें हुआ ये था कि बेरूबारी यूनियन जो बंगाल का पार्ट हुआ करता था एक समय में, उसे मतलब द देन पाकिस्तान में देने की बात की गई। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 3 को इन्वोक किया। आर्टिकल 3 में ये कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर कर अलग कर सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चलिए हम आर्टिकल 3 को इन्वोक करके बेरूबाई यूनियन को पाकिस्तान में दे देते हैं, कुछ टेरिटरीज को बांट देते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर में और कुछ लॉ मेकर्स ने इसको अपोज किया, कहा ये गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि आर्टिकल 3 इंटरनल स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, इस स्टेट को काट कर किसी दूसरे स्टेट में देने की बात नहीं करता। तो फिर इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस प्रोविजन के बारे में पूछा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट सुझाव लिया, एडवाइस लिया कि बताइए क्या हम डिवाइड करके किसी दूसरे स्टेट को दे सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिनाई किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 का जो पावर है वो बहुत बहुत फाइनाइट है, आप इसे अनलिमिटेड नहीं बना सकते। तो फिर जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किया गया कि अगर किसी भी एरिया को आप डिवाइड करते हैं या किसी दूसरे स्टेट में देते हो, उसके लिए आपको आर्टिकल 368 इन्वोक करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एंड दिस वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। समझ में आ गया? कायदे से कंट्रोवर्सी को ठीक किया गया इस अमेंडमेंट के। फिर आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ कि फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके तहत इसमें अमेंडमेंट लाया गया। अब देखिए, गजब की बात है। इसमें ये हुआ कि देखिए, आर्टिकल 39 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, और 14, 19 और 31 जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल जो राइट होता है वो बेसिकली जुडिशियली इन्फोर्सेबल होता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं होता है। अब इस अमेंडमेंट के तहत किया गया क्या कि उसमें एक 31C का क्लॉज जोड़ा गया। उसमें ये कहा गया कि 39B और C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, इसके तहत कोई भी अगर लॉ बनाया जाएगा, उस लॉ अगर वो किसी तरीके से आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करता है, तो आप उस लॉ को नल एंड वाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है?
अंडर आर्टिकल 13 आप उसके नल एंड वाइड नहीं कर सकते। तो अब ये चीज जो है एक तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सैक्रोसेंट मान रहे हैं और उसे फंडामेंटल राइट से आगे मान रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक कंट्रोवर्सी इस समय क्रिएट कर दिया था इस समय। फिर आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया अंडर 1975, आपको अगर याद हो तो इस समय में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ रहा करती थी और उनका इलेक्शन हुआ था। तो उस समय में इनके जो इनके सामने खड़े हुए थे वो थे राजनारायण। तो उन्होंने एक पिटीशन डाला और बोला कि भाई इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं करना चाहिए था, तो इनके इलेक्शन को नल एंड वाइड कर देना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रोविजन डाला गया। इससे पहले कि ये बात उठाई जाती, इंदिरा गांधी ने प्रोएक्टिवली इसमें एक चेंज ला दिया और कह दिया क्या कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को जुडिशरी से बाहर रखा जाएगा, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी रखा जाएगा। ये एक तरह का कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। समझ में आ रहा है? इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कॉन्ट्रोवर्सीज आपको जानना है तो मैं ये प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे। अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि अपने आप एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोज को सुनते रहिए। बेसिकली सब्सक्राइब भी करिए, आप इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू।